और हिमाचल दस्तक टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की जो बड़ी खबर है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है विनय कुमार, वो बीते कल दिल्ली में थे और दिल्ली में कांग्रेस संगठन, इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार और इसके अलावा राज्यसभा कौन जाएगा, इसको लेकर के विस्तृत जो है वो चर्चा की गई है। ऐसे में बहुत जल्दी प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। राज्यसभा के लिए कौन सा ऐसा नाम है जिस पर चर्चा हुई, आपको वो बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे आपको और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। कल स्कूल कहां पर बंद रहेंगे, ये खबर आपको बताएंगे। और मौसम का एक बार फिर से अलर्ट आ गया है, एक बार फिर से भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। कब ये बर्फबारी होगी आपको वो बताएंगे। इसके अलावा पेंशन के लिए अनुबंध काल को जोड़ो, वही जो है वो सीबीएसई में अलग कैडर का विरोध जो है वो होना शुरू हो गया है। कौन इसका विरोध कर रहा है आपको वो बताएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार और कांग्रेस संगठन में प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर बीती शाम दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस नेताओं की केंद्रीय हाईकमान से अहम बैठक हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय महासचिव प्रशासन केसी वेणुगोपाल से अलग अलग बैठकें हुई है। सूत्रों के अनुसार इन बैठकों में हिमाचल प्रदेश में जल्द खाली होने जा रही राज्यसभा की सीट को लेकर भी चर्चा हुई है। राज्यसभा के लिए किस नेता को भेजा जाना है, इस पर भी बातचीत हुई है, जिस पर अभी अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस दौरान मंत्रियों के आचरण को लेकर भी बातचीत हुई है और बताया जा रहा है कि क्योंकि पिछले दिनों यहां दो मंत्रियों ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिस पर हाईकमान ने भी संज्ञान लिया था और कहा था कि पार्टी लाइन से हटकर कोई भी अपनी बात सार्वजनिक रूप से नहीं कहेगा, अन्यथा जो अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो की जाएगी। आपको बता दें मंत्रिमंडल में विस्तार संभावित है। सूत्रों के अनुसार इससे लेकर हाईकमान से लंबी जो है वो चर्चा हुई है और मंत्री की दौड़ में जो एक बड़ा नाम, सिर्फ एक ही नाम बताएंगे आपको, कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का है, जिनके नाम की जो है वो सबसे अधिक चर्चा है। क्योंकि सुक्खू कैबिनेट में कुल्लू जिला से कोई भी मंत्री अभी नहीं है, ना ही लाहौल स्पीति से कोई मंत्री है और पूरा जो मंडी संसदीय क्षेत्र है उसको भी कहीं ना कहीं अधिमान मिले, इसको लेकर के जो है वो देखा जा रहा है। सुंदर ठाकुर के मंत्री बनने से मंडी संसदीय क्षेत्र को भी जो है वो मंत्री पद हासिल होगा। इनसे पहले जगत सिंह नेगी जरूर जो है वो मंडी संसदीय हलके से मंत्री है, मगर वह ट्राइबल कोटे से मंत्री हैं। सरकार के पास एक पद विधानसभा उपाध्यक्ष का भी खाली चला हुआ है, इस पद पर भी जो है वो ताजपोशी की जानी है। कुछ नाम चर्चा में है, जिनमें ज्वाला जी से जो है वो विधायक है, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है संजय रतन, इनके नाम की चर्चा है और पालमपुर से आशीष बुटेल का नाम भी चर्चा में है। हालांकि जो खबर थी बीते दिनों हमारे पास, जो संजय रतन है वो चाह रहे थे कि मंत्री बनाया जाए, लेकिन अब इसमें आगे सरकार क्या करती है, सीएम क्या करते हैं, कांग्रेस हाईकमान क्या करती है, आने वाला समय बता पाएगा। वहीं एक मंत्री को, एक सूचना ये भी है कि एक मंत्री को ड्रॉप करने की खबर भी है, लेकिन यह फैसला हाईकमान ने लेना है कि वो कहीं ना कहीं अगर उन्हें एक प्रस्ताव, सूचना है कि एक मंत्री को कोई प्रस्ताव दिया जा रहा है और उसमें अगर वो हट जाते हैं तो किसी एक जो है वो सीनियर मंत्री को जो है वो सीनियर मंत्री की जगह जो ड्रॉप होंगे उनकी जगह जो है संजय रतन या फिर आशीष बुटेल को जो है वहां पर फिट किया जा सकता है, लेकिन इसमें संभावना संजय रतन की अधिक है। उसके बाद जो उपाध्यक्ष का पद है, फिर वहां पर जो है वो सूचना यह है कि वहां पर फिर आशीष बुटेल के नाम की अधिक चर्चा है। इसके अलावा सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभागों में भी जो है वो फिरबदल किया जा रहा है और दिल्ली में इसको लेकर के भी बीते कल चर्चा हुई है। पिछले दिनों सीएम ने इसके जो संकेत है वो दिए थे। इसके अलग यहाँ पर जो है वो राज्यसभा की जो सीट है वो भी खाली होने जा रही है और अब राज्यसभा कौन जाएगा, इस पर भी बीते कल अनौपचारिक चर्चा हुई है। अभी क्योंकि थोड़ा समय है तो अनौपचारिक चर्चा जरूर हुई है। 1 महीने का समय है, फरवरी का पूरा महीना है। पिछली बार क्या हुआ था कि हाईकमान ने अपने यहाँ पर जो नेता है वो जो है वो भेजे जरूर थे, लेकिन एक जो नेता जिनका नाम फाइनल किया गया था कैंडिडेट के रूप में, वहाँ उन्हें यहाँ पर कैंडिडेट बनाए जाने के बाद मनु सिंघवी जिनका नाम था, एक बहुत बड़े जो है वकील भी है सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पार्टी में ही जो है विद्रोह हो गया और सरकार पर जो है वो बात बनाई, सरकार जाने तक की बात बनाई। ऐसे में अब फिर से सीट खाली हो रही है तो किस नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस बार भाजपा की सांसद इंदु गोस्वामी की जो सीट है वो खाली हो रही है, जिसके लिए चुनाव भी जो है वो मार्च महीने में होना संभावित बताया जा रहा है।
हाईकमान जिस प्रकार से पिछली बार राज्यसभा चुनाव के दौरान प्रदेश से बाहर के जो नेता हैं उनको यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया सिंघवी को, तो इसके समीकरण जो है वो जैसे पिछली बार समीकरण बिगड़ गए थे, तो हो सकता है इस बार हिमाचल में जो हाईकमान है वो ऐसा जो डिसीजन है वो ना लें, क्योंकि इसमें जो है वो खतरा भी बन सकता है। तो ऐसे में हिमाचल के ही किसी नेता को ही जो राज्यसभा में जो है भेजा जा सकता है, जिसमें आनंद शर्मा का नाम सबसे अधिक चर्चा में है और दूसरा नाम कौल सिंह ठाकुर और तीसरा नाम प्रतिभा सिंह का है। तो प्रतिभा सिंह भी कहीं ना कहीं हॉली लॉज जो कह सकते हैं, हॉली लॉज गुट से अगर आप देखें तो प्रतिभा सिंह का नाम भी चर्चा में है। और इसके अलावा आनंद शर्मा क्योंकि वरिष्ठ नेता है और इस वक्त जो है वो सांसद नहीं है, क्योंकि सांसद ये नहीं, हालांकि उन्होंने चुनाव जरूर लड़ा था कांगड़ा संसदीय क्षेत्र सीट से, पीछे जब लोकसभा के चुनाव हुए तो नहीं जीत पाए थे। तो ऐसे में अभी वो कहीं ना कहीं सांसद नहीं है, तो उनको भी जो है वो यहाँ से राज्यसभा जो है वो भेजा जा सकता है। फिलहाल हाईकमान ने प्रदेश के नेताओं से कई मसलों पर जो है वो सलाह मशवरा भी किया है और मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में ही हैं और कल शाम तक उनके वापसी शिमला लौटने का जो है वो कार्यक्रम है। और लेकिन यह जो है वो मौसम पर निर्भर करेगा, अगर मौसम साफ नहीं रहता है तो परसों ही सीएम फिर शिमला पहुंचेंगे। इसके अलावा सीएम के साथ रजनी पाटिल भी शिमला आएगी जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दरअसल 30 जनवरी को शिमला में कांग्रेस का एक कार्यक्रम है, उपवास का कार्यक्रम, यानी कांग्रेस के जो नेता व्रत रखेंगे सुबह 11 बजे से, जिसमें मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और मनरेगा का नाम बदलकर VBG राम जी रखा गया है और इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसका कांग्रेस विरोध कर रही है और ऐसे में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो शिमला में उपवास रखेंगे। तो ये खबर थी जी। राज्यसभा में अगर हिमाचल से किसी को भेजा जाएगा तो उसमें हमने आपको 2-3 नाम बताए, बड़े नाम। इसमें आनंद शर्मा का नाम इसलिए बताया क्योंकि अभी वो सांसद नहीं है और ऐसे में पार्टी भी चाहती है, हाईकमान भी चाहती है कि उनको कहीं ना कहीं जो है वो फिट किया जाए, ताकि वो जो है वो एक कह सकते हैं राजनीति में, क्योंकि हालांकि अभी वो सांसद नहीं है, तो ऐसे में जो है वो बीच बीच में हिमाचल जरूर आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अभी राजनीति जो कह सकते हैं आप समय नहीं दे पाते हैं फिर राजनीति में प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे में उनको जो है राज्यसभा जो है भेजा जा सकता है, उनकी संभावना अधिक है। और प्रतिभा सिंह भी एक बड़ा नाम है और इनके नाम की भी चर्चा है। तो यही दो हालांकि कौल सिंह ठाकुर का नाम भी चर्चा में है, लेकिन अब देखना पड़ेगा किसे मौका दिया जाता है। लेकिन सांसद जो पूर्व में सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे आनंद शर्मा, उनके नाम की चर्चा है। मंत्रिमंडल में एक नाम हमने बताया आपको, सुंदर सिंह ठाकुर, उन्हीं के नाम की चर्चा है, क्योंकि जो मंडी संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर 10, तो आप देखिए मंडी जिला में ही 10 ऐसी सीटें हैं, लोग देखेंगे आप मंडी पूरा जिला के अंदर ही विधानसभा की 10 सीटें हैं। तो फिर अगर मंडी को जो है अधिमान देना है तो ऐसे में मंडी से ही जो है वो कहीं ना कहीं संसदीय क्षेत्र से ही मंत्री बनाया जाएगा। तो बाकी ये जो चर्चाएं हैं वो जो हुई है आपको मैंने बता दी है। अब बात करते हैं, एक पीछे सरकार ने ऑर्डर जारी किया था कि पेंशन के लिए जो अनुबंध काल है, जिसको आप कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड कहते हैं, वो नहीं जोड़ा जाएगा। सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, लेकिन पेंशन के लिए जो है वो अनुबंध सेवा काल जुड़े, इसका कहीं ना कहीं जो है वो अब जो पेंशन के लिए ऑर्डर जारी हुआ उसका विरोध शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन योजना कर्मचारी संघ ने जिला सिरमौर में एक बैठक आयोजित की, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी 2024 की नई नियुक्ति तथा पदोन्नति नियमों का हवाला देकर उन्हें दशकों पूर्व से लागू कर अनुबंध सेवा काल को पेंशन हेतु न जोड़ा जाने का जो है कड़ा विरोध किया गया है। साथ ही संघ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने विद्युत बोर्ड जैसे अन्य निगमों तथा बोर्ड के कर्मचारियों को 3 वर्ष के उपरांत OPS से वंचित रखे जाने पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। संघ ने सीएम सुक्खू तथा मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों से पुरानी पेंशन पर एक स्थायी अधिनियम लागू करने लाने का भी जो है वो आग्रह किया है। और संघ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि अस्थायी एवं अनुबंध सेवा काल को पुरानी पेंशन हेतु न गिना जाना कर्मचारियों से अन्याय है। संघ के पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान में सरकार से कर्मचारियों के लंबित वित्तीय मामलों का भी शीघ्र निपटारा करने का आग्रह किया है। संघ अध्यक्ष ने कहा है कि यह अत्यंत चिंता का विषय है कि जहां 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान भी लागू होना है, वहीं प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को अभी तक 7वें जो है वो वेतनमान का एरियर भी नहीं मिल पाया है तथा 13% महंगाई भत्ता का जो भुगतान है वो करना बाकी है। इसमें 1 जुलाई 2023 से 4% DA दे था, लेकिन सरकार ने इसमें से भी केवल 3% DA जारी कर दिया। ऐसे में अभी 1 जुलाई 2023 का 1% DA अभी भी बकाया है। इसी तरह से 1 जनवरी 2024 से 4%, वहीं 1 जुलाई 2024 से 3%, 1 जनवरी 2025 से 2% और 1 जुलाई 2025 से 3% जो DA है वो दे हैं। जबकि जनवरी 2026 से भी जो
महंगाई भत्ता है वो दिया जाना है। ऐसे में डीए की जो कुल 13% जो है वो अभी भी बकाया है, और 2026 का जो अतिरिक्त जो महंगाई भत्ता है वो अलग है, ये भी दे हैं। संघ ने कहा कि कर्मचारियों को फिलहाल राज्योत्सव दिवस पर बहुत सारी उम्मीदें सरकार से थी, परंतु निराशा ही हाथ लगी है। संघ ने सरकार से अब ये मांग की है कि समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए तथा लंबित जितनी भी वित्तीय देनदारियां हैं उसको भी जल्द से जल्द जो है वो पूरा दे दिया जाए। तो इसमें अब यही मांग हो रही है जी, जैसे ओपीएस है, और जैसे ओपीएस के 10 साल चाहिए, मान लीजिए किसी का अनुबंध काल जब वो लगा था उस वक्त 3 साल का अनुबंध काल था, हालांकि उससे पहले 8 भी रहा है, 5 भी रहा है, मान लीजिए 5 साल था, तो 5 उसका जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जुड़ जाना था और 5 उसका रेगुलर वाला जुड़ जाना था। लेकिन अब सरकार ने ऑर्डर जारी किए हैं कि ओपीएस के लिए आपको जो है वो जो अनुबंध कार्यकाल है आपका वो नहीं जुड़ेगा, तो इसका विरोध हो रहा है। और एनपीएससी आपको मालूम है एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं आंदोलन किया था इन्होंने जयराम सरकार में, और आपने देखा कि ओपीएस का कहीं ना कहीं थोड़ा 1% भी जो है कहीं ना कहीं इंपैक्ट जरूर उस चुनाव में देखने को मिला था। तो ऐसे में अब कर्मचारी जिन्होंने उस वक्त किया था आंदोलन, अब वही कह रहे हैं कि ओपीएस के लिए जो अनुबंध काल है वो कहीं ना कहीं जोड़ा जाना चाहिए। अब बात करते हैं शिक्षकों को लेकर के। शिक्षकों के सीबीएसई स्कूल में अलग कैडर के विरोध में जो है वो प्रवक्ता संघ उतर आया है। प्रदेश का प्रवक्ता संघ ने सरकार के सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से संबंध करने के निर्णय का तो स्वागत किया है, वहीं संघ ने प्रवक्ताओं की नई परीक्षा करवाने एवं अलग कैडर बनाने एवं परीक्षा के प्रस्ताव को अनुचित बताया है। संघ का कहना है कि विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक पहले ही कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित होकर आए हुए हैं, इसलिए सीबीएसई स्कूलों के लिए अलग से जो परीक्षा करवाने का औचित्य ही नहीं बनता है। प्रवक्ता संघ सिरमौर के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि जहां शिक्षा विभाग सीबीएसई के लिए सैकड़ों शिक्षकों की आउटसोर्स भर्ती करवा रही है तथा अस्थायी शिक्षकों की सेवाओं को बिना परीक्षा के ही सीबीएसई विद्यालयों में निरंतर जारी रखने का प्रस्ताव है, वहीं 15 से 25 वर्ष तक का शैक्षणिक अनुभव रखने वाले शिक्षकों के लिए विशेष परीक्षा करवाना उनकी क्षमता तथा दक्षता तथा अनुभव का मजाक है। जबकि शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी शिक्षक समय समय पर आयोजित किए जा रहे जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन और जो ऑफलाइन मोड पर नई जो पेडोगोजी और कौशल का जो है प्रशिक्षण ले चुके हैं, अतः उनके लिए किसी तरह की जो परीक्षा है वो करवाना बिल्कुल भी जो है वो व्यवहारिक नहीं है। प्रवक्ता संघ राज्य चेयरमैन सुरेंद्र पुंडीर समेत संघ के सभी पदाधिकारियों ने कहा कि यदि कोई प्रवक्ता स्वेच्छा से सीबीएसई विद्यालय में कार्य नहीं करना चाहता है तो विकल्प के तौर पर अन्य प्रवक्ताओं से सहमति ली जा सकती है, लेकिन नई परीक्षा या अलग से कैडर बनाने की जो प्रक्रिया है न तो व्यवहारिक है और न ही न्याय संगत। उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या का व्यवहारिक हल निकाले और सीबीएसई और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त सभी विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के पद सृजित किए जाएं तथा उन्हें संयुक्त वरिष्ठता के आधार पर भरा जाए, न कि संबंधित विद्यालय की वरिष्ठता पर। स्थानांतरण नीति में कोई बदलाव न हो बल्कि सभी शिक्षकों को सीबीएसई में पढ़ाने का अवसर मिले तथा सीबीएसई की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण है वो दिया जाए। तो इन्होंने मांग की है। देखिए इसमें सीधी सी बात है, जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि हम जो है वो प्रॉपर कमीशन निकाल के आए हुए हैं, तो ऐसे में अगर आप परीक्षा दोबारा से लेते हैं तो ये सीधे तौर पर जो है वो क्या विश्वास नहीं है जो 15-15, 25-25 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो इसका विरोध हो रहा है अलग कैडर का। वो कह रहे हैं कि हम ही पढ़ाने को तैयार हैं, हमें मौका दिया जाए, और जो नहीं पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए जो है वहां पर किसी और स्कूल का जो प्रवक्ता आना चाहता है उसके लिए आप रखिए, लेकिन आप अगर फिर से एग्जाम करवाने का सोच रहे हैं तो तर्कसंगत नहीं है। और ये तो उनके कार्य प्रणाली पर भी कहीं ना कहीं सवाल है, जो उन्होंने डिग्री हासिल की है। अब ऑब्वियस सी बात है कमीशन से कोई आया है तो कुछ ना कुछ वो प्रॉपर एग्जाम से ही आया होगा, लेकिन अब देखना पड़ेगा। इसका विरोध बड़े स्तर पर हो रहा है जी। इसके अलावा बीते कल की नोटिफिकेशन है, हालांकि हमने देर शाम को हिमाचल दस्तक पर हमने इसकी जो नोटिफिकेशन है वो डाल दी थी, लेकिन ये बताना बेहद जरूरी है। आज पेंशनरों को एरियर जारी करने के ऑर्डर बीती शाम को जारी कर दिए गए हैं। बीती शाम को जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसमें 70 से अधिक वर्ष के जितने भी पेंशनर हैं उनको जनवरी की पेंशन के साथ ही पूरा एरियर दे दिया जाएगा। आपको मालूम है जो पेंशन है जनवरी की वो 1 तारीख को तो अभी फिलहाल नहीं मिल रही है कुछ समय से, तो ये अब फरवरी में मिलनी है। तो जनवरी की फरवरी में मिलती है, लेकिन ये 1 तारीख को नहीं पड़ेगी और ये 5 और 6 तारीख के आसपास पड़ती है। तो 5 फरवरी के बाद जब भी पेंशन आएगी आपको जनवरी माह की, उसी वक्त एरियर भी साथ में जो है वो अकाउंट में आ जाएगा। जितने भी प्रदेश में पेंशनर हैं 70 साल से अधिक आयु के, उनको जो है वो 30% के आसपास जो बचता था उनका सारा एरियर देने के ऑर्डर बीते कल हो गए हैं। और सीएम ने जब स्टेटहुड डे हुआ था उसमें परागपुर में, तो वहां पर अनाउंसमेंट की थी। इसके ऑर्डर बीते कल जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकल आए थे।
इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड अगले वित्त वर्ष में हिमाचल प्रदेश को 45,810 करोड़ रुपए का ऋण देगा। आज शिमला में हुए स्टेट क्रेडिट सेमिनार में इसका खुलासा हुआ है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता मौजूद रहे। इसमें सरकार को पूरे वित्त वर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में विकास के लिए जो ऋण बैंकों के माध्यम से मिलेगा उसे लेकर यहां पर चर्चा की गई। पहले से अधिक ऋण राशि हिमाचल को जो है वो हासिल होगी। सेमिनार को संबोधित करते हुए डॉक्टर विवेक पठानिया ने कहा कि राज्य फोकस पत्र का उद्देश्य निजी उपभोग और निवेश को बढ़ावा देकर आर्थिक वृद्धि को गति देना तथा बैंकों को क्षेत्रवार ऋण क्षमता के प्रभावी उपयोग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए अनुमानित कुल ऋण क्षमता लगभग 45,810 करोड़ है जो मिलेगा प्रदेश को। पिछले वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्राथमिक क्षेत्र को 33,118 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया जो निर्धारित लक्ष्य का 92% है। कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित जो है 12,700 करोड़ का जो ऋण है, ऋण क्षमता में से 9800 करोड़ जो है फसल ऋण हेतु रखे गए थे, जिनमें से 4800 करोड़ का जो वितरण है वो हुआ। इसमें नाबार्ड द्वारा 53% पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई और कृषि टर्म लोन के अंतर्गत लगभग 2600 करोड़ का जो वितरण है वो किया गया, जिसमें 44% पुनर्वित्त नाबार्ड द्वारा किया गया। बुनियादी ढांचा विकास और व्यापार सुविधा पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर पठानिया ने कहा कि बताया कि पिछले वर्ष 1000 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिनमें से 850 करोड़ वितरित किए गए। चालू वर्ष की अगर बात करें तो इसमें अब तक 713 करोड़ स्वीकृत तथा 560 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। तो ये आंकड़ा दिया गया है जी, लेकिन मोटा मोटा जो ऋण देगा नाबार्ड इस वित्तीय वर्ष के लिए हमने बता दिया आपको। इसके अलावा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पिछले 24 घंटों के दौरान आपातकालीन सेवा ERSS 112 के अंतर्गत औसत रिस्पांस टाइम में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। यानी जो एकदम से रिस्पांस करना, इसमें पूरे देश में नंबर 1 आई है हिमाचल प्रदेश की पुलिस। और किसी ने कॉल किया कि सर हमारी मदद करिए तो उसमें नंबर 1 आई है। उन्होंने कहा कि यह असाधारण सफलता प्रदेश भर में तैनात ERSS 112 टीमों तथा पुलिस थानों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पेशेवर दक्षता, निष्ठा और उत्कृष्ट टीम वर्क का सशक्त प्रमाण है। सीएम ने पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों तथा सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश पुलिस ने नागरिकों को सबसे तेज आपातकालीन सहायता प्रदान करके देश में नाम कमाया है। सीएम सुक्खू ने लोगों को सरकार द्वारा त्वरित सेवाएं उपलब्ध करवाने की वचनबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भविष्य में भी स्पीड, सेंसिटिविटी और सर्विस प्रदेश पुलिस का जो मार्गदर्शक मंत्र है वो बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल एक रैंकिंग नहीं है बल्कि इस संकल्प की पुनः पुष्टि है कि जब भी हिमाचल प्रदेश का कोई नागरिक सहायता के लिए पुकारेगा, प्रदेश पुलिस देश में सबसे पहले उसके पास पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि यह सफलता मूलतः एक संवेदनशील, उत्तरदायी और पेशेवर पुलिस बल की दूरदर्शी सोच का प्रतिफल है। और तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हवाई सेवाओं को मजबूत करने तथा इसमें एक दूसरी खबर इसके बाद है। लेकिन जो ये खबर है जी, ये जो है वो जो जिस प्रकार से रिस्पॉन्स कितना जल्दी करती है पुलिस। जैसे मान लीजिए मैं बर्फ में फंसा हूं और मैं कॉल करता हूं कि पुलिस को, और उसके बाद पुलिस कितने मिनट में पहुंच गई, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट। तो इसमें पूरे देश में नंबर 1 आई हिमाचल प्रदेश पुलिस, और अच्छी बात है जी। और हमारी पुलिस वालों से भी यही है कि अगर जो कोई सहायता के लिए पुकार रहा है तो आप जल्दी पहुंचिए। और लोगों से हमारी अपील है कि ऐसी नौबत ना आए जहां पर आपकी जान जोखिम में पड़ जाए। तो जहां पर बर्फबारी अधिक हो रही है, बर्फीला तूफान आ रहा है, तो वहां आप ना जाएं। बर्फबारी वहां भी वैसी ही होनी है जहां पर अधिक बर्फबारी है, और जहां कम बर्फबारी है वहीं पर भी आप जो है वही रील्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन अपनी जान जोखिम में मत डालिए। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, हवाई सेवाओं को मजबूत करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला मार्गों पर नियमित हवाई सेवाओं का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह उड़ानें सप्ताह भर संचालित होगी, यानी 7 के 7 दिन चलेगी, और इसका निरंतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर साल 31 करोड़ रुपए की जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे बेहतर हवाई सेवाएं पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य के समग्र आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। नियमित हवाई सेवाओं के संचालन से यात्रा का समय घटेगा और पर्यटकों, व्यापारी तथा आम जनता के लिए जो है वो सुगम आवागमन का जो है वो साधन सुनिश्चित होगा।
अब इंपॉर्टेंट खबर सुनिए। जानकारी के अनुसार शिमला से धर्मशाला का जो किराया है और सरकार ने इस बार नहीं बढ़ाया है। हालांकि सरकार को विभाग ने बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, किराया बढ़ाने का जो प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सीएम सुक्खू ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता की सहूलियत के लिए किराया बढ़ाने का जो प्रस्ताव है और ये सही नहीं है, इसको फिलहाल खारिज किया गया है। और उन्होंने कहा कि जनता पर बोझ ना पड़े, इसलिए सरकार फिलहाल अभी खुद वहन करेगी। ऐसे में शिमला से धर्मशाला का जो किराया है, इंपॉर्टेंट खबर ये है, जो पहले किराया था धर्मशाला का जो किराया है, अगर आपने जुबड़हट्टी से जाना है कांगड़ा एयरपोर्ट, तो वहाँ का जो किराया है जो 3,000 रुपये है वो निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जीएसटी लगेगा, थोड़ा सा पैसा और बढ़ेगा, लेकिन किराया 3,000 रुपये है और इसमें जीएसटी जो है वो और लगेगा थोड़ा सा। वहीं शिमला से दिल्ली का जो किराया है वो 6,000 रुपये है, लेकिन इसमें जो जीएसटी की जो राशि है वो और जोड़ी जाएगी। यानी किराया नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि जो किराया पहले था उसी के अनुरूप जो है किराया रखा गया है। और 3,000 रुपये लगेगा जी यहाँ से, अगर आपने जुबड़हट्टी से जाना है कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए, जिसको आप कह सकते हैं फ्लाइट में, मिनी फ्लाइट है, हालांकि इतना बड़ा हेलीकॉप्टर तो नहीं है, फ्लाइट नहीं है, लेकिन फ्लाइट कहेंगे आप इसको, फ्लाइट नहीं है, लेकिन जो मिनी फ्लाइट है उसमें आपको जो है वो बिल्कुल आप 20-30 मिनट में पहुँच जाएंगे जी, अगर आपने शिमला से जाना है धर्मशाला। हालांकि अगर आप रोड बाई रोड आते तो थोड़ा समय अधिक लगता है। तो किराया 3,000 रुपये प्लस जीएसटी, और दिल्ली जाना है शिमला से तो 6,000 रुपये प्लस जीएसटी। तो ये एक जो है वो सीएम सुक्खू ने बड़ी राहत भी दी है। इसमें बढ़ाया नहीं है किराया, क्योंकि बढ़ाने का प्रस्ताव था, विभाग चाह रहा था कि थोड़ा अगर किराया बढ़ाया जाए तो थोड़ा सा जो सरकार पर बोझ कम पड़ेगा। लेकिन सीएम ने कहा कि अभी क्योंकि इतना ज़्यादा, क्योंकि अब अधिकतर लोग बसों में जा रहे हैं और ऐसे में जो है वो जो पर्यटन है, जैसे दिल्ली से किसी टूरिस्ट ने आना है तो हिमाचल आइए, यहाँ पर भी आप देखिए अलग से जो है वो जीएसटी लिया जाता है पर्यटन व्यवसाय को लेकर के। तो अभी सरकार खुद वहन करना चाहती है कुछ सालों तक, ताकि जो है वो लोग कोशिश करें कि वो फ्लाइट में जाएं और कम खर्चे पे जो है फ्लाइट में जा सके। इसके अलावा प्रदेश में पंचायती राज व शहरी निकायों के चुनाव से पहले तय प्रक्रिया को पूरा करने का सिलसिला शुरू हो गया है और 30 जनवरी को मतदाता सूचियों का प्रकाशन करने के लिए सभी जिलाधीशों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिससे पहले राज्य चुनाव आयोग ने उन्हें कहा कि वह मतदाता सूचियों से जुड़े फॉर्म 15 और फॉर्म 17 को जिलाधीश कार्यालयों, शहरी निकायों, दफ्तरों व पंचायत घरों के बाहर चस्पा कर दें। यानी ये भी चस्पा करना पड़ेगा जी। संवैधानिक रूप से चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी यह अहम प्रक्रिया होती है जिसे निपटाना जरूरी होता है, और फॉर्म 15 पंचायतों के लिए होता है और फॉर्म 17 शहरी निकायों के लिए होता है। इनको मतदाता सूचियों के प्रकाशन से 1 या 2 दिन पहले चस्पा करना होता है। और अब क्योंकि 30 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा तो उससे पहले यह प्रक्रिया निपटानी होगी, जिसके लिए सभी जिलाधीशों को राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जब टले थे तो उस समय राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के प्रकाशन के निर्देश दिए थे, मगर तब किसी भी जिलाधीश ने इसका अनुसरण नहीं किया था, क्योंकि सरकार की तरफ से निर्देश नहीं मिले थे। अब क्योंकि प्रदेश उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने के ऑर्डर जारी किए हैं, तो ऐसे में जो है वो अब जो ऑर्डर हैं वो नए ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो इसमें जो खबर थी जी, अब जिलाधीशों को जो है वो जो सूची है मतदाता सूची 30 जनवरी को निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा जल शक्ति विभाग के नवनियुक्त सचिव अभिषेक जैन ने कल राज्य सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में पूरे प्रदेश में जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर बुलाए गए हैं। तो वहीं जो एससी हैं और जो एसई हैं और जो एक्सीन हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है। विभागीय सचिव के साथ इन अधिकारियों की यह पहली बैठक है और जो काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण भी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में जल शक्ति विभाग को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने का जो है वो डिजिटलाइज करने की जो चर्चा है वो होगी, और विभाग में अभी तक जो भी प्रशासनिक कार्य हैं वो मैनुअल किए जा रहे हैं, उनको भविष्य में डिजिटल तरीके से किया जाएगा। इसे लेकर विभाग के जो नवनियुक्त सचिव हैं वो रणनीति उन्होंने बनाई है, उस पर अधिकारियों के साथ वो चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है वो उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, यानी डिजिटलाइज किया जाएगा जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने आज 6 एचएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार 2017 बैच के एचएएस अधिकारी रमन घरसांगी, जो कि नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, उन्हें चंबा मेडिकल कॉलेज का अतिरिक्त जो निदेशक है वो लगाया गया है। इसके साथ साथ वह एसी टू डीसी चंबा का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। वह इस कार्यभार से जो अपराजिता चंदेल है उनको रिलीव करेंगे। इसी तरह 2019 बैच के एचएएस अधिकारी विकास जम्वाल को भू अधिग्रहण अधिकारी ब्यास डैम प्रोजेक्ट, राजा का तालाब, फतेहपुर से आरटीओ कांगड़ा धर्मशाला लगाया गया है। 2022 बैच के एचएएस अधिकारी केशव राम को कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। अभी वर्तमान में यह संयुक्त निदेशक चंबा मेडिकल कॉलेज का कार्यभार संभाले हुए थे, वहां पर भेज दिया किसी को, अब ये आएंगे जी शिमला।
2024 बैच के एचएएस अधिकारी रमेश कंवर, जो कि वर्तमान में पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, इन्हें संयुक्त आयुक्त नगर निगम पालमपुर तैनात किया गया है। 2024 बैच के एचएएस अधिकारी ओम प्रकाश यादव को एसडीएम पालमपुर लगाया गया है। वह 2021 बैच की आईएएस अधिकारी नेता मेथी को इस पद से रिलीव करेंगे। 2025 बैच के एचएएस अधिकारी कल्याणी गुप्ता को जीएम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी शिमला लगाया गया है। वह केलांग में प्रोजेक्ट ऑफिसर जनजातीय विकास प्रोजेक्ट का जो कार्यभार है वो संभाले हुई थी। तो जो 6 अधिकारी हमने बताया जो एचएएस अधिकारी है, इसमें जो है वो इनको नया जिम्मा दे दिया गया। एक आईएएस अधिकारी से नेता मेथी का हमने एक नाम लिया, उनको रिलीव कर दिया है। अधिकारी जो पुराने थे उनको रिलीव करके, जिनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ था तो उनको रिलीव कर दिया है और अब इनको जो है वो कार्यभार सौंप दिया है। एक अधिकारी को एचएएस अधिकारी को शिमला बुला लिया गया है और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी आएंगे, फिर उसको अलग से ऑर्डर होंगे उनके। इसके अलावा प्रदेश में हिम बस कार्ड बनाने की जो अवधि है वो 1 महीने और बढ़ सकती है। सूचना यह है जी, परिवहन विभाग ने 31 जनवरी तक कार्ड बनाने का जो समय है वो तय किया हुआ था। लोगों के आग्रह के चलते तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है और प्रदेश में अब तक 70,000 लोगों ने जो है वो हिम बस कार्ड बना दिए हैं। मशीनों को भी अपडेट किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को भी बस में अगर चलना है फ्री में 50% का जो डिस्काउंट लेना है तो उनको भी जो है वो हिम बस कार्ड बनाना बेहद आवश्यक है। सरकार ने इसके लिए 31 जनवरी तक हिम बस कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा हुआ था, निर्धारित किया हुआ था। अगर 31 जनवरी तक कार्ड नहीं बनते हैं तो महिलाएं किराए में मिलने वाली जो 50% छूट है उससे भी जो है वो हाथ धो लेगी, यानी उनको जो है वो 100% किराया देना पड़ेगा। अब जो सूचना हमारे पास है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऑर्डर नहीं आया है, तो इसको जो है वो 1 महीने और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किए गए नए नियमों का देश भर में विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में आज शिमला में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जो अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर और उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, उन्होंने चक्कर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हो गया, देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा हो गया, इनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने गले में रस्सी का फंदा डालकर यूजीसी नियमावली में संशोधन का विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही केंद्र सरकार से इन नियमों को वापस लेने की मांग भी की। मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की जो चेतावनी है वो दी गई। जानकारी के अनुसार यूजीसी ने 13 जनवरी को उच्च शिक्षा में समता विनियम 2026 को जो है वो अधिसूचित किया है और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने स्वर्ण समाज के साथ इसको लागू करने के बाद कुठाराघात किया है और यूजीसी के ये नए नियम विनियम न केवल शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करेंगे बल्कि सामाजिक जो ताना बाना है उस पर भी नकारात्मक जो असर है वो डालेंगे। उन्होंने कहा कि ये नियम जो है विशेष वर्ग को निशाना बनाने हेतु और इससे युवाओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रोमित सिंह ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत जेपी नड्डा, सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, कंगना रनौत और जो राजीव भारद्वाज सांसद हैं उन पर जो है निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे नारे लगाने वाले भाजपा नेता स्वर्ण समाज के हितों पर कुठाराघात के बाद इस मसले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि क्या यह एक वर्ग के प्रधानमंत्री हैं या फिर 140 करोड़ जनता के। स्वर्ण समाज को कुचलने के लिए नए कानून लाए जा रहे हैं। अब यूजीसी के नए नियम लाकर उनके बच्चों को जेल में डालने की जो तैयारी है कर दी गई है। रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर खुलकर सच बोलने से बच रही है। शिक्षा को सामाजिक विभाजन का औजार बनाया जा रहा है, उन्होंने आरोप लगाए हैं। इसी के विरोध में शिमला स्थित भाजपा कार्यालय का जो घेराव है वो आज किया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इसको वापसी नहीं लिया गया तो आगामी समय में जो है वो पूरा हिमाचल बंद करने का जो ऐलान है, आह्वान है, वो किया जाएगा। इसके अलावा कांगड़ा जिला के फतेहपुर थाना क्षेत्र में घरेलू हिंसा की शिकायत पर पहुंची पुलिस टीम पर शिकायतकर्ता के पति ने कुल्हाड़ी से ही हमला कर दिया। सोचने वाली बात है जी, बचाने आई थी पुलिस और पुलिस पर ही हमला हो गया। इस हमले में सहायक उप निरीक्षक ASI इंदर सिंह के सिर पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अदालत ने जो है वो 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। दरअसल मामला 25 जनवरी की रात का है और तुहाड़ पंचायत हटली निवासी इंद्र बाला नामक महिला ने 112 हेल्पलाइन पर कॉल किया पुलिस को और सूचना दी कि उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा है। सूचना मिलने पर फतेहपुर थाने के जांच अधिकारी ASI इंदर सिंह पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम मौके पर मामले की जाँच कर रही थी। तभी महिला का जो पति है और जो आरोपी भी है इसमें बुद्धि सिंह वो वहां पर आ गया। उसने ASI इंदर सिंह पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। गनीमत रही कि उसकी जो है वो जान बच गई। मौके पर मौजूद पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य पुलिसकर्मियों ने भी बचाव किया, लेकिन कुल्हाड़ी ASI के सिर पर लग गई जिससे उन्हें चोट आई और हमले के बाद जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद अब वो जो है वो गिरफ्तार करने के बाद वो रिमांड पर है जी। और जो आरोपी बुद्धि सिंह के खिलाफ हत्या का जो मामला है, हत्या का प्रयास का जो मामला है वो भी जो है वो दर्ज कर लिया गया है। ऐसे लोग भी हैं।
अब बात करते हैं मौसम को लेकर के। प्रदेश में भारी बारिश बर्फबारी के बाद आज मौसम तो खुल गया, लेकिन दुश्वारियां लगातार बरकरार हैं। शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, किन्नौर, सिरमौर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, हर इलाके में जो है वो ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ ने सफेद चादर ओढ़ ली है। मनाली में भारी बर्फबारी हुई है, वहीं शिमला शहर में भी रात को हल्की बर्फबारी हुई है। कुफरी, नारकंडा, चौपाल, जुब्बल, कोटखाई, रामपुर, रोहडू के ऊंचाई वाले स्थानों पर जो है वो कई जगहों पर भारी बर्फबारी हुई है। किसान बागवान तो खुश हैं, लेकिन दुश्वारियां बड़ी है। राज्य के कम ऊंचाई वाले स्थानों पर भी जो है वो बारिश हुई है, और पहाड़ों पर, हिमाचल पहाड़ों पर जो है वो कहीं ना कहीं जनजीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम को देखते हुए लाहौल स्पीति जिला में और जो मनाली है और मंजार हैं और कुल्लू उपमंडल है, वहाँ पर आज स्कूल बंद थे। बारिश बर्फबारी के चलते मनाली में अभी भी हज़ारों सैलानी फंसे हुए हैं, और हालांकि अब थोड़ा सा रेस्क्यू, तो ऐसा नहीं कि लोग जाना चाहते हैं, लेकिन अभी बर्फबारी में फंसे हुए हैं। शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा समेत अन्य जिलों में करीब 500 सड़कें अभी भी बाधित हैं। वही चंबा जिला की पुलन पंचायत के ओट नाला में हिमस्खलन हुआ है जी, और हिमस्खलन ने सामान से लदी 2 गाड़ियां व 3 दुकानों को अपनी चपेट में लिया। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बीती रात लगभग 1 बजे के आसपास ये हिमस्खलन हुआ है, और गनीमत ये रही कि हिमस्खलन रात को हुआ और घटना स्थल पर कोई भी जो है वो आवाजाही नहीं थी, अन्यथा कोई जानवर का जो नुकसान है वो भी हो सकता था। उधर पांगी की मिंधल पंचायत के सुखाई नाला में भी ग्लेशियर गिरा है, लेकिन यहाँ किसी तरह की जो कोई जानी नुकसान है वो नहीं हुआ है, अच्छी बात है ये। वहीं स्पीति में रात को फिर बर्फीला तूफान चला है, और बाकी जो मौसम का अपडेट हमारे पास है इसका बताते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कल कहां पर स्कूल बंद रहेंगे, तो जानकारी हमारे पास अभी तक पहुंची है। डीसी कुल्लू, उन्होंने जो है वो एक ऑर्डर कुछ देर पहले जारी किया है। उसके अनुसार कुल्लू जिला के सिर्फ मनाली उपमंडल में कल भी सभी शिक्षण संस्थान बर्फबारी के चलते बंद रहेंगे। यानी मनाली में कल भी स्कूल बंद रहेंगे, उसकी वजह वहां पर जो है वो भारी बर्फबारी हुई है। अब बात करते हैं बर्फबारी को लेकर के कि बर्फबारी कब होगी। तो 1 फरवरी को फिर से प्रदेश में भारी बर्फबारी की संभावनाएं हैं। ऊंचाई वाले स्थानों पर लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर की ऊंची चोटियों पर इस दिन बर्फबारी हो सकती है। तो एक बार फिर से जो मौसम है वो खराब होने का पूर्वानुमान है जी, और मौसम जो है वो 1 फरवरी और 2 फरवरी को खराब रहेगा। तो ये मान के चलिए कि अभी जैसे कल और परसों थोड़ा मौसम शांत रहेगा, सिर्फ ऊंचाई वाले स्थानों पर खराब रहेगा, लेकिन 1 तारीख को फिर से बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज दुखद निधन हो गया। रनिंग जो है वो डिप्टी सीएम थे अभी इस वक्त। आज सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका जो चार्टर्ड प्लेन है वो क्रैश हो गया। दुखद खबर है, और वे 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर भी जो है समेत 5 लोगों की दुखद मौत हो गई है। पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। वे मुंबई से सुबह 8:10 पर जो है रवाना हुए थे, और केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बताया कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया, तो वह प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले गया, जिसके बाद जो है वो प्लेन क्रैश हुआ और फिर गिर गया। इस पर प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम और जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, सभी ने जो है वो शोक जताया है। तो देश के लिए अच्छी खबर नहीं है जी, और ऐसे भी जो है महाराष्ट्र देश का सब कह सकते हैं आप सबसे अमीर राज्यों में से एक हैं, और वहाँ के जो डिप्टी सीएम अजित पवार, उनके जो समर्थक हैं आज रोए वो बहुत। और अजित पवार का जो अगर आप देखेंगे राजनीतिक अनुभव, बहुत लंबे समय से जो है वो राजनीति में है, और उनके जो समर्थक है वो आज फूट फूट कर रोए हैं। तो बाकी जो खबरें हैं आपको मैंने बता दी है, और प्रदेश में एक बार जो बर्फबारी है वो फिर से 1 फरवरी को होने का पूर्वानुमान है ऊंचाई वाले स्थानों पर। तो अभी के लिए इतना ही। इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।